नमस्कार सभी साथियों का। आशा करता हूं कि सभी अपनी तैयारी को निरंतर कर रहे होंगे। ये हमारी नाउन की तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में हमने लास्ट में कॉमन जिन कंपाउंड नाउन के बारे में हमने पढ़ा है। कंपाउंड नाउन के पश्चात हमें कॉमन पोजीशन के बारे में पढ़ा है। स्प्लाइट पोजीशन के बारे में हमें पढ़ा है कि हमारे सामने जो कॉमन पोजीशन हमारे सामने दे रखा है कि कॉमन पोजीशन में हमारे पास में दो नाउन होते हैं, दोनों नाउन एंड से जुड़े होते हैं। सेकंड नाउन के साथ में हमारे पास अपोजिट एस पोजीशन होता है। जो भी पोजीशन होता है वो हो सकता है हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल हो सकता है प्लूरल काउंटेबल नाउन हो। लेकिन जो स्प्लाइट पोजीशन है, स्प्लाइट पोजीशन भी दोनों ही नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, दोनों नाउन के साथ में अपोजिट एस लगा होता है। हो सकता है जो भी पोजीशन हो वो प्लूरल काउंटेबल हो सकता है और अनकाउंटेबल नाउन हो सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में हमने सेकंड क्लास में बात की और आज हम नाउन के साउंड की बात करते हैं। साउंड को हम हिंदी में ध्वनि कहते हैं, ये आप सभी लोग जानते हो। अब देखिए, जब हम कॉम्पिटिटिव लेवल पर साउंड के बारे में बात करते हैं कि हो सकता है इसी साउंड को दो भागों में बांट दिया गया कि नाउन हो सकता है हमारे पास आने वाला जो नाउन है, हो सकता है वह नाउन हमारे पास सिंगुलर हो सकता है वही नाउन हमारे पास में कैसा हो, आप कहोगे प्लूरल हो। मैं कहता हूं भाई जो इस नाउन से है, इस नाउन से किसकी ध्वनि नहीं आनी चाहिए, आप कहोगे एस साउंड की, एस की ध्वनि नहीं आनी चाहिए। जब एस की के साथ ध्वनि नहीं आती है तो हम अपोजिट एस क्या करते हैं, आप कहोगे पोजीशन करते हैं। पहली कंडीशन, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपके सामने लिखा हुआ है चिल्ड्रन स्कूल, आपके सामने लिखा हुआ है मैन हाउस। पहली कंडीशन ने हमने साउंड में ये चीज बात की कि आने वाला जो नाउन है, हो सकता है वो नाउन हमारे पास सिंगुलर हो सकता है ये नाउन हमारे साथ में कैसा हो, प्लूरल हो। इस नाउन के द्वारा किसकी ध्वनि नहीं आनी चाहिए, आपने कहा एस की ध्वनि नहीं आनी चाहिए, तभी हम इसके साथ में अपोजिट एस पोजीशन करते हैं। जैसे आपके साथ में लिखा हुआ है चिल्ड्रन, क्या लिखा हुआ है, चिल्ड्रन। इस चिल्ड्रन में यहां पर किसकी ध्वनि सुनाई दे रही है, आप कहोगे न की। यहां पर मैन में भी किसकी ध्वनि सुनाई दे रही है, न की। तो ध्वनि किसकी नहीं निकलनी चाहिए, एस की। तो वास्तव में दोनों ही वाक्य अपने आप में क्या हो गए, सही हो गए। तभी हमने अपोजिट एस इनके सामने साथ में क्या किया है, पोजीशन किया है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपके सामने है, मैंने कहा हो सकता वही नाउन आपके साथ में है, मैंने कहा वही नाउन हो सकता है सिंगुलर हो, मैंने कहा हो सकता है वही नाउन हमारे साथ में कैसा हो, प्लूरल हो। पहली कंडीशन। मैंने कहा इस कंडीशन में आपके पास में किसकी ध्वनि आनी चाहिए, ऐसे की ध्वनि हमारे पास में आनी चाहिए। जब एस की ध्वनि आ रही है तो हम इसके साथ में अपोजिट एस क्या नहीं करेंगे, आप कहोगे हम इसके साथ में अपोजिट एस पोजीशन नहीं करेंगे। पहली कंडीशन। चीज समझ में आ गई होगी कि हमारे पास नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, नाउन हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन इस नाउन के द्वारा हमारे पास एस की साउंड आनी चाहिए, तभी हम अपोजिट एस पोजीशन करने का काम करेंगे। दूसरी कंडीशन, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपके साथ लिखा हुआ है बॉयज अपोजिट एस स्कूल, आपके सामने लिखा हुआ है बॉयज अपोजिट एस स्कूल। क्या ये लिखा हुआ जो सेंटेंस है सही है क्या, आपने कहा सर बॉयज में एस की तो साउंड आ रही है, एस की तो साउंड आ रही है, लेकिन इसके साथ में हम अपोजिट एस सही नहीं है, तो इसको सही कैसे करोगे, बॉयज
स्कूल। इसी सेकंड वाले नाउन के रिलेटेड में आपके सामने कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, उनमें से आपको देखना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। जैसे सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। देखिए इधर पहला शब्द आपके सामने लिखा हुआ है कि हमारे पास एस की साउंड आनी चाहिए। जब एस की साउंड आ रही है तो हम उसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस पोजीशन नहीं करें। कैंडिडेट्स एस की तो साउंड आ रही है लेकिन अपोस्ट्रोफी एस की वजह से इसमें सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। कैंडिडेट एस की साउंड नहीं आ रही फिर भी हम क्या जोड़ रहे अपोस्ट्रोफी एस, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। कैंडिडेट्स बिल्कुल क्या हो गया, बिल्कुल सही है, एस की साउंड आ रही है हमारे पास। गर्ल्स कॉमन रूम, हमारे पास साउंड किसकी आनी चाहिए, एस की, तो अपने आप में सेंटेंस क्या हो गया, सही। जब एस की साउंड आ रही है तो हम उसके साथ में कभी भी अपोस्ट्रोफी एस नहीं जोड़ेंगे। गर्ल एस की साउंड नहीं आ रही उसके बाद ही हमने अपोस्ट्रोफी एस इसके साथ पोजीशन किया है, गलत हो गया। गर्ल्स अपोस्ट्रोफी एस की साउंड आ रही है लेकिन उसके बाद ही हमने अपोस्ट्रोफी एस पोजीशन कर दिया, क्या हो गया, गलत हो गया। शिप्स ओल्स एस की साउंड आ रही है, बिल्कुल अपने आप में सेंटेंस क्या हो गया, सही। शिप्स एस की तो साउंड आनी है, साउंड के आने के बाद भी हम अपोस्ट्रोफी एस पोजीशन कर रहे हैं, बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया। शिप एस की साउंड नहीं आ रही, अपने आप में क्या हो गया, गलत हो गया। तो आप नाउन के साउंड को आराम से इजीली पहचान सकते हो कि पहली कंडीशन हमारे सामने ये थी कि हो सकता आने वाला नाउन है सिंगुलर हो सकता है प्लूरल हो सकता है, लेकिन उस नाउन के द्वारा एस की साउंड नहीं आनी चाहिए। जब एस की साउंड नहीं आ रही है तो हम उसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस क्या करते हैं, पोजीशन करते हैं। पहली कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन हो सकता वही नाउन हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही कंडीशन में हो सकता है, लेकिन अब की बार ये कहा गया है कि उस नाउन के द्वारा एस की साउंड आएगी तो एस के साउंड के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस पोजीशन क्यों नहीं करेंगे, हिसिंग वर्ड हो जाता है, हिसिंग वर्ड हो जाता है। तो आप इजीली इस साउंड को आराम से आप पहचान सकते हो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसा आता है। अब आपके सामने कुछ सेंटेंस में आपके सामने लिखता हूं, उनको पढ़ने का प्रयास करना।
आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, प्रत्येक सेंटेंस को पढ़ने का प्रयास करें। बिल्कुल इजी है, आप इन सेंटेंस से क्या सीख पाते हो। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, द जूरी हैज हैव डिसाइडेड डिक्रीज। दूसरा सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, द ऑडियंस हैज हैव टेकन सीट। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, द ऑडियंस इज आर एंजॉयिंग दिस शो। द पार्टी इज आर नॉट रेडी द पास द बिल्स। द बोर्ड्स इज आर डिवाइडेड ऑन द प्रपोजल। आपके सामने लिखे हुए कि हम इस जूरी के साथ में हैज का प्रयोग करें या हैव का प्रयोग करें, इस ऑडियंस के साथ में हैज का प्रयोग करें या हैव का प्रयोग करें। हमारे सामने ये समस्या आ गई, यहां पर ऑडियंस के सामने इज का प्रयोग करें या आर का प्रयोग करें, यहां पार्टी के साथ में भी इज का प्रयोग करें या आर का प्रयोग करें, बोर्ड के साथ में भी इज का प्रयोग करें या आर का प्रयोग करें। तो देखिए एक कंसेप्ट ध्यान से समझना, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको वहां पर क्वेश्चन की कैसे डील करनी है, बिल्कुल इजी तरीका है। तो देखिए आपने पढ़ा होगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन ऐसा नाउन जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के समूह का बोध कराए, उसे हमें क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन की बात की जाए तो ये किसका काम करता है, आप कहोगे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर बात है, ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं यहां पर आपसे कहता हूं, अगर क्वेश्चन में हमारे पास यूनाइटेड सेंस के रूप में बात हो रही है, यानी एक ही अर्थ, यानी संघ के रूप में, यानी पूरी चीजों को मिलाकर एक ही अर्थ के रूप में बात हो रही है, तो यूनाइटेड सेंस का प्रयोग। या हमारे पास उसी ग्रुप में हो सकता है किस रूप में बात हो, आप कहोगे डिवाइडेड। या तो क्वेश्चन हमें एक अर्थ के रूप में बात करेगा या क्वेश्चन हमारे अलग अलग अर्थ के रूप में बात करता है। जब यूनाइटेड सेंस के रूप में बात होती है तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जब क्वेश्चन डिवाइडेड सेंस के रूप में बात करता है तो हमारे साथ में हेल्पिंग वर्ब आती है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अब आराम से आप क्वेश्चन को एक एक को डील कर सकते हो। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द जूरी हैज डिसाइडेड अ डिक्री। वकीलों का जो समूह है किसी चीज पर उन्होंने सभी ने क्या किया है, निर्णय लिया है। तो सभी ने निर्णय लिया है, एक साथ के रूप में बात हो रही है कि उन्होंने एक जगह बैठकर सभी ने निर्णय लिया है। जूरी अपने आप में कैसा है, कलेक्टिव नाउन है। जब सभी ने डिसीजन लिया है तो हेल्प वर्ब कैसी आएगी, है जाएगी। द ऑडियंस हैज टेकन सीट। जब आप कहीं पर भी प्रोग्राम में जाते हो तो वहां पर आप क्या हो जाते हो, ऑडियंस हो जाते हो। प्रोग्राम में जाते हो तो प्रत्येक ऑडियंस क्या करता है, प्रोग्राम के अंतर्गत। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही सीट पर 2-5 व्यक्ति बैठेंगे, सभी क्या करते हैं, अलग अलग सीट यूज करते हैं। तो किसकी बात हो रही है, डिवाइडेड सेंस। जब डिवाइडेड सेंस की बात होती है तो हेल्प वर्ब कैसी आती है, प्लूरल हेल्प वर्ब। तो यहां पर इस ऑडियंस के साथ में क्या चलता है, हैव। द ऑडियंस इज आर एंजॉइंग दिस शो। सभी ऑडियंस वहां पर किसी प्रोग्राम में गए हैं तो सभी ने एक साथ वहां पर क्या किया, उस प्रोग्राम को एंजॉय किया है। क्या किया है, एंजॉय। तो सभी ने एंजॉय किया है, तो यहां पर किसकी बात हो रही है, आप कहोगे यूनाइटेड सेंस की बात हो रही है। तो यहां पर हेल्प वर्ब क्या लगा देंगे, इज लगा। द पार्टी इज आर नॉट रेडी द पास द बिल। आपका कोई बिल है, आप कहीं पर गए हो, जैसे बैंक में आप गए हो मान लीजिए, तो बैंक में आप पहले वहां पर पर्ची भरते हो, फिर वहां पर जो बाबू होता है वो किसी अन्य व्यक्ति को देता है, उसके बाद अन्य व्यक्ति को, ऐसे फिर बैंक के मैनेजर को दो। तो अलग अलग डिवाइडेड सेंस में वो आपका काम हो रहा है, एक के रूप में काम नहीं हो रहा। जब आप सीधे गए वहां कर बाबू आपका काम कर देगा, पूरा नहीं करेगा। धीरे धीरे अलग अलग लोगों के पास में आपका वो जो आप लिख रहे हो, आप जो कोई भी काम करा रहे हो, अलग अलग व्यक्तियों के पास में जाना पड़ता है। तो यहां पर डिवाइडेड सेंस की बात हो रही है तो डिवाइडेड सेंस में हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आर, सॉरी। द बोर्ड इज आर डिवाइडेड ऑन द प्रपोजल। जो बोर्ड है उन्होंने क्वेश्चन में पहले कह दिया कि आपका जो प्रपोजल है उसको क्या कर रखा है, डिवाइडेड। तो डिवाइडेड कर रखा है तो हेल्प वर्ब कैसी लगाएगी, आर आएगी। या डिवाइडेड सेंस की बात हो तो प्लूरल हेल्प वर्ब। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपके पास आता है तो क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। फिर आपके सामने मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं, प्रत्येक सेंटेंस को पढ़ने का प्रयास करना।
क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। प्रत्येक क्वेश्चन हमें क्या कहना चाहता है तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, बाहुबली वाज ब्रेव वॉरियन, कि बाहुबली है वो कैसा योद्धा है? आप कहोगे बहादुर योद्धा है। वॉरियन अपने आप में इस सेंटेंस में क्या है? नाउन है। इस नाउन की विशेषता कौन बता रहा है कि वो कैसा है? बहादुर है। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। तो ये अपने आप में यहां पर किसका काम कर रहा है? आप कहोगे एडजेक्टिव। फिर वापस मैंने इसी एडजेक्टिव को किसके रूप में प्रयोग किया? आप कहोगे मैं इसको नाउन के रूप में प्रयोग किया, कि ब्रेव इज ऑलवेज रेस्पेक्टेड, कि बहादुर लोग होते ना वो सभी की क्या करते हैं? इज्जत करते हैं। क्या करते हैं? इज्जत करते हैं। अब हमें यह पता नहीं कि जब मैं इस एडजेक्टिव को किसके रूप में प्रयोग कर रहा हूं? नाउन के रूप में प्रयोग कर रहा हूं। तो अब आने वाली हेल्पिंग वर्ब है वो कैसी आएगी? हमें पता नहीं है। तो एक कंसेप्ट है, ध्यान से पढ़ना, और मैं आपको पिछले वाली क्लास में पढ़ा के भी आया हूं। जैसे मैंने कहा है नाउन इक्विवेलेंट, नाउन इक्विवेलेंट, ऐसा नाउन जो नाउन तो नहीं होता लेकिन किसकी तरह काम करे? नाउन की तरह काम करे, उसे हम क्या कहते हैं? नाउन इक्विवेलेंट। तो देखिए, नाउन इक्विवेलेंट में जब शुरू में हमें क्या लगाना पड़ेगा साहब? एडजेक्टिव हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा। इसी एडजेक्टिव से पहले हमें आर्टिकल क्या लगाना है? आप कहोगे द लगाना है। इस एडजेक्टिव के बाद हमें आने वाली हेल्पिंग वर्ब है कैसी आएगी? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी है। ये एडजेक्टिव हमारे लिए क्या है? आप कहोगे नाउन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट ये कैसा शब्द है? आप कहोगे ये प्लूरल है। आपको पता है नाउन इक्विवेलेंट प्लूरल है, तो हम इसके साथ में कभी भी एस या एस नहीं जोड़ेंगे। आप प्रेजेंट इंडेफिनेट आप पढ़ के आए होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट आप पढ़ के आएंगे कि सिंगुलर जो पर्सन होता है उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ते हैं? एस या एस। और जो हमारे पास जो प्लूरल पर्सन होता है उनमें हम किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अब ये एडजेक्टिव आया कैसे? जो नाउन तो नहीं है लेकिन किसकी तरह काम कर रहा है इधर क्वेश्चन में? नाउन की तरह। तो एक चीज समझने का प्रयास, जैसे मैं आपके सामने सेंटेंस लिखता हूं कि राज, जैसे राम मेरा बड़ा भाई। राम इस सेंटेंस का क्या है? नाउन है। यहां भाई भी अपने आप में क्या है? नाउन है। लेकिन मेरा भाई कैसा है? बड़ा है। ये अपने आप में किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। बिल्कुल ये चीज समझ में आई होगी। राम मेरा बड़ा भाई है, यहां भाई किसके रूप में काम कर रहा है? नाउन के रूप में। इस भाई से पहले जो ये शब्द आ रखा है ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये भाई, कि मेरा भाई कैसा है? तो कह रहा है कि मेरा भाई बड़ा है। इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं, बड़ों का आदर नहीं। बड़ों का आदर नहीं। यहां बड़ो शब्द कैसा प्रतीत हो रहा है? आप कहोगे बड़ो शब्द यहां पर प्लूरल प्रतीत हो रहा है। लेकिन आप कहोगे कि बड़ो शब्द नहीं होता, शब्द होता है बड़े लोग। बड़े लोग, बड़े लोग। और ये कैसा है? आप कहोगे प्लूरल। और समझिए, नमन एक गरीब आदमी है। नमन एक गरीब आदमी है। आप कहोगे नमन इस सेंटेंस का नाउन है, आदमी भी इस सेंटेंस का नाउन है। ये आदमी कैसा है? गरीब। ये किसकी विशेषता बता रहा है? इस आदमी की। इस आदमी से पहले ये शब्द आकर इस आदमी की विशेषता बता, और विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? एडजेक्ट। मैं सेंटेंस ऐसे लिख दूं, गरीबों की कद्र नहीं। आप कहोगे
कि गरीबों अपने आप में कैसा शब्द है, प्लूरल है। गरीबों कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है गरीब लोग, गरीब लोग। और गरीब लोग अपने आप में यहां पर कैसा है, ये नाउन के रूप में काम कर रहा है, नाउन भी है लेकिन कैसा है, प्लूरल है। आपने पहचान कर ली होगी भाई, जो नाउन तो नहीं है लेकिन नाउन की तरह काम करे उसे हम क्या कहते हैं, नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं। तो हमें शुरू में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले हमें आर्टिकल्स दा लगाना है। आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल, क्योंकि एडजेक्टिव कैसा है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए इधर, ब्रेव इज ऑलवेज रेस्पेक्ट, ब्रेव इज ऑलवेज रेस्पेक्ट। तो आपको करना क्या है कि हमें इस सेंटेंस में गड़बड़ क्या है कि इसी नाउन को हमने किस आधार पर प्रयोग किया, आपने क्या, हमने एडजेक्टिव को नाउन की तरह हमने प्रयोग किया है। तो इस ब्रेव से पहले हमें आर्टिकल क्या लगाना है, द, और फिर इसके बाद में क्या लिखना है, ब्रेव। हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल। तो इज नहीं, यहां पर क्या आ जाएगी, आर, उसके बाद ऑलवेज का ऑलवेज, और रेस्पेक्ट का रेस्पेक्ट, ऐसा का वैसा आ जाएगा। पुअर इज सफरिंग ए लॉट, गरीब लोग बहुत कदर उठाते हैं। यहां पर पुअर है, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो रहा है, और एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होकर वह शब्द क्या बन गया, हाँ आप कहोगे नाउन इक्विवेलेंट। तो इस पुअर से पहले हमें आर्टिकल दा लगाना है, उसके बाद पुअर लिखना है। जब पुअर ही कैसा शब्द हो गया, प्लूरल हो गया, तो आर नहीं, क्या लगानी है, इज नहीं, सॉरी, आर लगानी है। इसके बाद में सफरिंग, इसके बाद में आ, और उसके बाद में लॉट। रिच इज ऑलवेज सैड, यानी जो धनी लोग होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, उदास रहते हैं। ये एडजेक्टिव किसके रूप में प्रतीत होता है, आप कहोगे नाउन इक्विवेलेंट के रूप में, और नाउन इक्विवेलेंट में किस रूप में, एडजेक्टिव के रूप में। तो इस रीच से पहले हमारे पास आर्टिकल द होना चाहिए, इसके बाद हम रीच लगाएंगे। जब रीच प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इज नहीं, आर, और यूजुअली का यूजुअली, और सेड का सेड। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आज एग्जाम में दिखता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। अगली चीज, फिर मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, उन सेंटेंस को पढ़ने का प्रयास करना और समझने का प्रयास करना। देखिए,
सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, प्रत्येक सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, प्रत्येक सेंटेंस हमें क्या कहना चाहता है। देखिए आपके पास लिखा हुआ है दी एप्पल्स ऑफ कश्मीर इज आर डिफरेंट। भाई जो भी एप्पल्स है वो कश्मीर के अलग अलग प्रकार के। दी प्रॉब्लम ऑफ मैनी कंट्रीज इज आर कॉस्टली, ये लिखा हुआ आपके पास। दी बुक्स ऑन द टेबल इज आर, ये लिखा हुआ है। राधा विद हर ब्रदर हैज यू कम, पेज टू पेज आर रीड, वर्ड्स टू वर्ड्स आर ट्रांसलेट, शिप टू शिप आर रिच, डोर टू डोर आर विजिटेड। देखिए एक कंसेप्ट ध्यान से समझने का प्रयास करना। देखिए आपके पास लिखा हुआ है सब, आपके पास वाक्य के बीच में क्या दे रखा होगा, प्रीपोजिशन। वाक्य के बीच में प्रीपोजिशन दे रखा है। देखिए ध्यान से पढ़ना क्वेश्चनों को। एक मिनट, कुछ एरर हो गया।